गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, मैंने आपको आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 3 की एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो आपके पीरियोडिक 1 में भी आएगा. ठीक है, तो ये मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के आपको एक पीडीएफ सेंड की है, उसके क्वेश्चन समझा रही हूँ. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझो. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ के साथ मुझे अपनी लेक्चर में ही प्रॉब्लम्स भी बताओ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़: in a reaction 5.3 of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid, the product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoid. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताना है. उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दी हुई हैं. सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है 5.3 ग्राम्स. ठीक है, और इथेनॉइक एसिड भी दिया हुआ है उन्होंने 6 ग्राम. क्लियर? तो दोनों का रिजल्ट है, उन दोनों को मिला के हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है. द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड कितना बन गया 8.2. तो हमें बेटे क्या करने हैं, ये इधर वाले रिएक्टेंट है सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक, एरो से इधर वाले वो रिएक्टेंट है, एरो के उधर वाले सोडियम इथेनॉइड हो गया. ठीक है, तो ये इनके प्रोडक्ट हैं. इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो आंसर में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एरो के इधर वाले सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड, इन दोनों का टोटल कर लेंगे. ठीक है, और उधर आएगा इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट कौन से हमारे पास, सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उनका टोटल कर लेंगे. क्लियर? सो लेट अस कैलकुलेट एंड फाइंड आउट बोथ रिजल्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनॉइक एसिड. तो दोनों रिएक्टेंट को ऐड करेंगे, 5.3 प्लस 6 ग्राम 11.3 ग्राम्स आ गया. फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, मास ऑफ इथेनॉइड जो हमें गिवन है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और मास ऑफ वाटर गिवन है. इन तीनों को ऐड करेंगे तो 11.3. अब आ गया, रिएक्टेंट भी 11.3 है और प्रोडक्ट भी 11.3 है. सो ये प्रूव हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मासेस एग्जिस्ट. सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट these observations are in agreement with the law of conservation of masses. Clear? Next is hydrogen and oxygen combine in a ratio 1:8 by mass of water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? अब देखो ज़रा क्वेश्चन, इन्होंने रेशो दी हुई है हमें 1:8 का. ठीक है, तो एज पर द गिवन रेशो 1:8 रेशो ऑफ मास ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड कम्प्लीटली 3 ग्राम ऑफ, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 ग्राम ऑफ, उन्होंने हाइड्रोजन गैस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी 3 × 8 कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा. ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन का नहीं ग्राम बताया हुआ, उन्होंने हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम हो जाती है तो ऑक्सीजन कितनी होगी. तो ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन की जगह पे 3 ले लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे 3 ले लेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, एटॉमिक मास भी 1 ही है, तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा. तो 3 × 8 इज इक्वल टू 24 इसका आंसर है. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस. पोस्टुलेट हमने उसके बताना है कि जिसमें डाल्टन की थ्योरी एग्जिस्ट करती है. एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. बेटे डाल्टन ने हमें ये बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब कि मास हमेशा कंजर्व ही रहता है, वो ना ही कभी टूट सकता है ना ही वो गेन हो सकता है. मतलब जितने रिएक्टेंट के मास होंगे प्रोडक्ट भी उतना ही होगा. सपोज जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल किया है 11.3 है, तो प्रोडक्ट भी 11.3 ही होगा. अगर 11.3 से कम हुआ तो भी आपका इक्वेशन गलत है, अगर 11.3 से ज़्यादा हुआ तो भी उसका जो है आपका इक्वेशन गलत है. दोनों रिएक्टेंट जो है वो सेम ही आने चाहिए. ये डाल्टन का लॉ है बेटे, ये डाल्टन ने पोस्टुलेट दिया था. ठीक है, नेक्स्ट इज विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सेकंड उसका आंसर था डाल्टन के एटॉमिक लॉ ऑफ प्रोपोर्शन. उसने क्या बताया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. जैसे हमने ऊपर 1:8 वाला क्वेश्चन किया ना, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन था, क्योंकि उसने 1:8 प्रोपोर्शन दिया हुआ है. अगर हाइड्रोजन उन्होंने 3 ग्राम इंक्रीज़ की है तो हाइड्रोजन के साथ ही उसको हमने 3 को मल्टीप्लाई भी किया, तो एक डेफिनेट है. रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, इसमें भी हर चीज़ जो है वो रेशो के अकॉर्डिंग कांस्टेंट ही चलती है. क्लियर बेटे?
So next is define the atomic mass unit. Atomic mass unit is defined as the mass equal to exactly 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. अब उन्होंने बोला एटॉमिक मास यूनिट वही है जो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एटॉमिक मास हो गया उसका 12. क्लियर. तो हर एटम का जो मास है वो 1/12 के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि कार्बन को हम एक मीडिएटर करके ले लेते हैं. सेकेंड, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेक्ड आइज. हम एटम को अपनी नेक्ड आंखों से क्यों नहीं देख सकते, हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ये इतने छोटे होते हैं. एन एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल हुज रेडियस इज़ ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर. द साइज इज़ टू स्मॉल दैट आर आई आर नॉट एबल टू सी इट. इज़ दैट क्लियर? अब आगे आएंगे बेटे फॉर्मूलाज. राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O. ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी बताई थी ना. Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, ब्रैकेट में OH बाहर होल ट्वाइस. क्लियर. अब आगे आपको फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आपने उसको नेम बताना है. आपको दिया हुआ है Al2SO4 बाहर 3, एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2, Ca कैल्शियम है और Cl क्लोरीन है तो कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट. बेटे SO4 अगर है ना तो सल्फेट होगा, अगर SO3 है तो वो सल्फाइट होगा. ठीक है. अब KNO3 है तो पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. क्लियर. नेक्स्ट आएगा व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला क्या होता है? जब हम उसमें क्या करते हैं, पूरे उसके नेम लिखने की बजाय हम उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक केमिकल फार्मूला हो जाता है. अ केमिकल फार्मूला इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विद हेल्प ऑफ इट्स सिंबल and also the number of atom of each element with those numbers only. For example, a mole of water, molecule of water contain 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. अब water का formula क्या है? H2O. अब उसमें 2 atom है हाइड्रोजन के और एक है ऑक्सीजन का. तो ये इसका केमिकल फार्मूला है क्योंकि हमने सिंबल की रिप्रेजेंटेशन दी है, हमने डायरेक्ट उस पर वाटर नहीं लिखा. ठीक है. नेक्स्ट आएगा बेटे फोर्थ, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3 नेगेटिव आयन. अब देखो H2S मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर, टोटल कितने एटम आ गए उसमें? 3. ठीक है. अब आ जाएगा फॉस्फोरस का PO4 3 नेगेटिव भी है. अब ऊपर वाला जो है वो तो अनाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे. क्लियर. सिर्फ बॉटम वाले देखो, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 5 एटम उसमें टोटल हो गए. क्लियर. अब नेक्स्ट आती है बात बेटे मॉलिक्यूलर मास की. मॉलिक्यूलर मास H2O का हम सबसे पहले निकालेंगे, H2 का निकालेंगे सिंपल. 2 एटम्स आ गए हैं उसमें. इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए. जितने एटम्स होते हैं ना उसको उतना मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो. H मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 एटम है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 1. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2U आ गया. इसमें एटॉमिक मास को U से लिखते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन का O2 का, 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 2 को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो. एटॉमिक नंबर है उसका 8 और एटॉमिक मास होगा उसका 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. इसी तरह से इसके सारे मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं. बेटे ये तो सिंगल सिंगल एटम के हो गए. एक देखो ज़रा दिया हुआ है नेक्स्ट में CH4 का निकालना बताती हूँ. CH4 दिया हुआ है नीचे, C दिया हुआ है इज इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक मास 12. अब एटम चेंज हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा. ठीक है. हाइड्रोजन लिखेंगे तो उससे पहले प्लस लिखेंगे. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 4. क्लियर. 12 आ जाएगा प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 4. अगर एटम चेंज कर रहे हैं तो हमेशा बीच में प्लस का साइन आएगा. क्लियर. और अगर हम एटम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ तो वो मल्टीप्लाई ही होगा एज़ यूजुअल. तो 12 + 4 = 16 इसका आंसर है. इसी तरह से बाकी एटॉमिक नंबर भी हैं, ये आप अपना कॉपी पेन पे साथ के साथ प्रैक्टिस करो. नहीं निकलता तो मुझे आप अपना मैसेज करो. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से हमने उसके मासेस निकाले हैं. और क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 कार्बन. तो हमने उसका क्या निकालना है? 1 मोल ऑफ कार्बन निकालना है. वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12U.
Therefore 1 mole of carbon contain 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। बेटे ये फिक्स क्वांटिटी होती है, इसको हम एवोगैड्रोज नंबर बोलेंगे। ठीक है, जो उन्होंने ऊपर ग्राम में दी हुई है ना वैल्यू, उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो 1 एटम निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो उसके बाद की बात है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो हमें दोनों के एटम बताने कि जो दोनों में सबसे ज़्यादा एटम किसके होंगे, सोडियम के होंगे या आयरन के होंगे। सोडियम का अटोमिक नंबर होगा 23 और आयरन का अटोमिक मास है, ये मासेस दिए उन्होंने। सोडियम का अटोमिक मास आएगा 23 और आयरन का अटोमिक मास आएगा 56। क्लियर। तो वी कैन फाइंड आउट द एलिमेंट विद मोर नंबर ऑफ एटम बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच ऑफ दैम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इन 100 ग्राम इज इक्वल टू 100/23 डिवाइड करेंगे 4.34 आ गया, और आयरन का भी इसी तरह से 100/56 डिवाइड करेंगे 1.78 आ गया। सो देयर फोर द नंबर ऑफ एटम इज मोर ऑफ फॉर सोडियम एज कम्पेयर टू आयरन। इज दैट क्लियर बेटा। अब आ जाएगा चैप्टर के एंड में क्वेश्चन है, सेम वही है। आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, दोनों कंपाउंड को आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करके देखो तो उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जस्ट रीड दीज क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन देन डू सेंड मी अ वॉइस मैसेज, और अपना क्वेश्चन नंबर सेंड करो मुझे कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगी। क्लियर। अब एटम एंड मॉलिक्यूल की रिवीजन हो चुकी है। थैंक यू बेटा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ सेंड अ वॉइस मैसेज। ओके, थैंक यू।